तो गणित शिक्षण के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो अब हम बात करते हैं हेंडरसन की, जो 1963 के आसपास जितनी भी शिक्षण विधियां इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले वो सभी हम यहाँ पे गणित शिक्षण के अंदर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कई हजार गणित शिक्षक के कक्ष में ऑडियो टैप, यानी कई छात्र जो थे उनके जो अलग अलग ऑडियो थे उनकी एक ऑडियो टैप बनाई और उनको क्या किया, उन्होंने विश्लेषण किया और बताया कि नियम बताने के लिए उन्होंने क्या किया, इनको 4 तरीके से इनको डिफाइन किया, 4 तरीके से मतलब कहा कि यदि आपको किसी भी शिक्षण से गुजरना है तो 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इतनी सारी ऑडियो टैप को लेते हुए विश्लेषण करने के बाद नियम बताने के लिए उन्होंने क्या किया, इसे 4 प्रक्रियाओं से गुजारा, किसने, हेंडरसन ने। तो 1963 के आसपास बात की थी, वो 4 प्रकरण क्या थे, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले नियम का। तो पहला था नियम का कथन। नियम का कथन ये था कि शिक्षक द्वारा छात्र द्वारा किया जाता था। नियम का कथन दोनों की सहभागिता होनी बहुत जरूरी थी, शिक्षक और छात्र की। नियम का स्पष्टीकरण भी होना जरूरी था। विभिन्न उदाहरण जो भी आप प्रदर्शनों, तथ्य या जांच व्यय आदि जो आप करते हो वो नियम व उप नियम का क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हो उनका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। फिर आती थी नियम की न्याय संगतता, मतलब इसके अंतर्गत की जो विषय वस्तु होती थी उसमें विभिन्न पहलू जो है उनकी जांच विशेषों के विचार के आदि इत्यादि माध्यम से की जाती थी। तो ये सभी नियम की न्याय संगतता का नियम था। फिर लास्ट उन्होंने बताया कि नियम का अनुप्रयोग कैसे करना। तो इसके अंतर्गत यह देखा जाता था कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्यार्थी क्या करता है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उपयोग करता है, कैसे अपने दैनिक जीवन में उसको लेके चलता है। तो वो सब यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रक्रियाओं के अंदर बताया। तो ये कुछ 4 प्रक्रिया थी जो हेंडरसन की थी, जो मैंने आपको बताया ऑडियो टैप से कैसे उन्होंने विश्लेषण किया और कहा कि शिक्षण से किस तरीके से प्रक्रियाओं के ऊपर गुजरना होता है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों के अंदर आप मेन टॉपिक पढ़ने वाले हो, देखो शिक्षण विधियां 2 तरीके से होती है, एक तो छात्र केंद्रित होती है, एक शिक्षक केंद्रित होती है। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों के अंदर आप मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़ोगे, फिर आप बहु इंद्रिय अनुदेशन पढ़ोगे, बाल मुख्य क्या होता है, शिक्षक गौण होता है और लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। फिर शिक्षण केंद्रित विधियों के अंदर अमनोवैज्ञानिक विद्या, फिर बहुधा इंद्रिय के स्थान पर, फिर इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित, फिर अध्यापक मुख्य होता है इसके अंदर और एकाधिकार के सिद्धांत पर इसमें आधारित होता है। अब ये तो था शिक्षण केंद्रित। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख विद्या क्या हो सकती है, आप यहाँ पे कौन कौन सी विद्या पढ़ सकते हो। तो प्रमुख विधियों की बात करें तो सबसे पहले खेल विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण और आगमन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन और एक और आएगी निगमन विधि, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर आएगी निगमन, प्रश्नोत्तर और परियोजना विधि सॉरी। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी विधियां थी वो बताई। फिर प्रमुख विधिया क्या रहने वाली है, व्याख्यान विधि रहने वाली है। जैसे मैं अभी व्याख्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये व्याख्यान विधि है। प्रबंधन विधि जिसे बोला जा सकता है। पाठ प्रदर्शन विधि होती है, व्याख्यान के अंदर प्रदर्शन विधि दोनों साथ में। ट्यूटोरियल विधि, उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन विधि, समस्या समाधान विधि, फिर अन्वेषण विधि, विचार विमर्श विधि, डाल्टन विधि या ठेका विधि भी बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय शिक्षण विधि और खोज विधि। तो ये कुछ विधियां हैं जो यहाँ पे हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में इसको बांटना। अब किस तरीके से बांटेंगे देखिए, इस विधि को बीज गणित की समस्याओं, समीकरणों, रेखा गणित की प्रेमों को सिद्ध करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहली बात तो विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो समीकरण, रेखा गणित या बीज गणित की जो भी समस्या है उसको क्लियर करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। अब बात करते हैं अंक गणित में नवीन समस्याओं को ये क्या करती है, हल करती है। बीज गणित में समीकरण संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं उनको भी हल करती है। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के कुछ शिक्षण सूत्र है। विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और निष्कर्षों से ज्ञात तथ्य की ओर। तो ये कुछ विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र है जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। तो 3 यहाँ पे याद रखना, अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष, निष्कर्षों से ज्ञात तथ्य। फिर विश्लेषण विधि के चौपान यानी चरण क्या रहने वाले। तो देखिए, समस्या से पहले क्या की जाती है, प्रस्तुति की जाती है। समस्या से प्रस्तुति यह निम्न स्तर होता है। फिर समस्या की अनुभूति करेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करें और लास्ट में क्रमबद्ध रूप से इसको हल करेंगे। इसको उच्चतम स्तर भी बोलते हैं। तो निम्न स्तर से स्टार्ट होकर उच्चतम तक जाती है। समस्या की प्रस्तुति करते हैं, फिर अनुभूति करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर हल करते हैं और फिर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। विश्लेषण विधि का अर्थ क्या होता है, तो अब समझते हैं इसको विश्लेषण विधि को।
समस्या का हल करने की प्रक्रिया यानी कि छोटे छोटे अंशों में इसको क्या कर दिया जाता है, विभक्त कर अध्ययन व विवेचन करने का कार्य करते हैं। समस्या यानी कि आजाद से छोटा छोटा तोड़कर उसको तोड़ा जाता है और उसकी गहराई तक जाकर देखना कि समस्या वास्तव में क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसका प्रयोग रेखागणित, प्रमेय आदि बीज गणित में भी किया जाता है। ये जो है वो विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि के कुछ गुण हैं। यह विधि विद्यार्थियों की शंका समाधान करते हुए विषय समझने में सहायता करती है। अब देखो इस विधि के अंदर विद्यार्थी क्या लेते हैं, रुचि भी लेते हैं, क्योंकि समस्या समाधान हो रही है और क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सके और ताकि किन किन माध्यमों से कर सके उससे हम सीखते हैं। उसके बाद विश्लेषण द्वारा अर्जित ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। अध्यापक तथा छात्र दोनों इसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, पहले भी देखा था। यह सोचने की शक्ति व जिज्ञासा को विकास करती है। यह विद्यार्थियों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, यह रटने के लिए नहीं, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करती है, खुद पे डिपेंडेंट होता है, खुद सॉल्व करता है। यह विद्यार्थियों में मौलिकता, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता की विकास करती है, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ाती है। यह विधि बोझिल और उबाऊ नहीं है, बिल्कुल बोर नहीं करती है ये। इस विधि में एक क्रमवार कड़ी बनी रहती है, क्योंकि हर पद के अपने क्या होते हैं, तर्क होते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में खोजी अन्वेषण संबंधी स्वभाव की वृद्धि करती है, क्योंकि यह खोज पर आधारित होती है। बात करते हैं यहाँ पे इस विधि के अंदर, तो इस विधि इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को खुद ढूंढने पे मजबूर कर देती है, और ये बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है, बिल्कुल भी रटने की प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं देती है, तो बहुत अच्छी विधि है। ये गुण थे, कुछ दोष भी है। पहली बात तो उच्चतम स्तर के लिए काम आती है, तो प्राथमिक शिक्षाओं के लिए अनुपयोग विधि है। पाठ्यक्रम में देर से पूर्ण होता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि खोजने में टाइम लगता है, हल लगता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। एक लंबी विधि है और अधिक समय ले लेती है। अब देखो इस विधि में विद्यार्थियों की निपुणता, गति, काम करने की शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, वो अपने उनके ऊपर डिपेंड होता है। गणित के सारे शिक्षक इस विधि से प्रभावशाली ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। अभ्यास के लिए यह विधि लाभकारी नहीं होती है, क्योंकि यह समस्या के हल पर आधारित होती है। अभ्यास नहीं, हम समस्या का हल करेंगे इस विधि से। तो बात करते हैं विश्लेषण विधि। उम्मीद है समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।